माया के सामने किशोर जायसवाल के मैंशन में आज वो खड़ा था जो जायसवाल फैमिली के बिजनेस की मेन ब्रांच का प्रबंधक था, राजन जायसवाल। राजन ने जब माया से पूछा कि क्या उन्हें कोई मिल गया है या कोई शक्तिशाली परिवार है जिसका माया और उसके परिवार को समर्थन मिल रहा है, तो माया ने इस बात को साफ नकार दिया। लेकिन माया के जवाब देने के तरीके से साफ था कि राजन कभी भी उसकी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे मान लेता राजन? अगर उन लोगों का साथ देने वाला कोई नहीं होता तो राणे परिवार को ठेस पहुंचाने के बाद भी वे कैसे सुरक्षित रह सकते थे? देखो माया, मैं जानता हूं कि कुछ तो है जो तुम लोग हमसे छुपा रहे हो। बेहतर है कि तुम खुद मुझे सारी बात सच सच बता दो, वरना राजन के बात करने का तरीका अब बदलने लगा था। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। माया भी टशन में उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, वरना? राजन ने घूरते हुए माया की आंखों में देखा और कहा, वरना अगर एक बार जायसवाल ग्रुप के कुलपति इस मामले में खुद घुस गए और तुम्हारे ऊपर दोषारोपण करने पर उतर आए तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अंजाम ठीक नहीं होगा। जानती हो ना वो कैसे हैं? राजन जायसवाल ने धमकी देते हुए कहा। पवन घबरा गया और उन दोनों के बीच में बोलना चाहता था। वो देख रहा था कि मुख्यालय के प्रति माया का रवैया वास्तव में बहुत खराब था, और अगर वो ऐसे ही बोलती रही और उन्हें यूं ही चुनौती देती रही तो सचमुच उनके परिवार को इसका बहुत बुरा नतीजा झेलना पड़ जाएगा। पवन खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही माया ने पवन को सोफे पर जोर से दबाते हुए बिठा दिया और उसे ना बोलने के लिए कहते हुए घूरने लगी और सर घुमाकर वापस राजन की तरफ देखने लगी। मैंने पहले ही कहा था कि नहीं, मिस्टर राजन जायसवाल, कृपया वापस जाएं और मेन ब्रांच के कुलपति को साफ साफ शब्दों में यह बता दें कि हम वास्तव में किसी बड़े इंसान को नहीं जानते हैं और ना ही कोई शक्तिशाली परिवार हमारा समर्थन कर रहा है। माया ने दरवाजे की ओर इशारा किया। राजन ने माया की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए चैलेंजिंग टोन में कहा, एक बार फिर सोच लो, बाद में अगर पता चला कि कोई है तो तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। माया ने भी राजन की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए फुल कॉन्फिडेंस में जवाब दिया, सोच लिया, और आप भी सोच और अच्छे से समझ लीजिए और कुलपति को भी समझा दीजिए कि कोई नहीं है ऐसा शक्तिशाली जो हमारे साथ हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुलपति अब तक उस कुर्सी पर नहीं होते और हमारा परिवार वापस मेन ब्रांच के अंदर होता। समझे आप? माया ने मेन ब्रांच के लिए लंबे समय से सभी होप्स खो दी थी। केवल किशोर, पवन और परिवार के बाकी सब लोग थे जो अभी भी मूर्खतापूर्ण तरीके से मेन ब्रांच में वापस जाने की सोच रहे थे, और माया ये जानती थी कि ये पूरी तरह से अवास्तविक था। मुख्यालय के इतने बेशर्म होने का कारण यह भी था कि वे उनसे होने वाले सभी लाभों को लूटना चाहते थे। माया की चुनौती भरी आवाज और धमकी सुनकर राजन जायसवाल के मन में क्रोध भर गया, क्योंकि माया को नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसलिए उसने सोचा कि इस मामले के कार्यभार को अब वो मेन ब्रांच को ही संभालने देगा। कोई बात नहीं, माया और अन्य सभी जायसवाल परिवार के सदस्य थे और राजन को मेन ब्रांच ने जो कहा उसे उन्हें सुनना था। वो बस देखना चाहता था कि माया और उसका परिवार कितनी हद तक जिद्दी हो सकते थे। राजन जायसवाल ने माया को ठंडी नजरों से देखा और वो समझ गया कि माया अपनी बात से पलटने वाली नहीं है। उसकी आंखों में बगावत और गुस्सा साफ झलक रहा था। राजन को सिग्नल मिल गया था कि अब इस मामले में वो और कुछ नहीं कर सकता। वो चाहता था कि मेन ब्रांच ही पहला कदम उठाए, लेकिन एक बात तो तय थी कि समय आने पर निश्चित रूप से माया को इसका पछतावा जरूर होगा। माया के प्रबंधन में जायसवाल ग्रुप बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ था। राजन जायसवाल चाहता था कि माया का परिवार जायसवाल ग्रुप के सभी शेयर्स को खो दे, उनसे हाथ धो बैठे। राजन ने मन बना लिया था
कि जब वो जायसवाल ग्रुप में लौटेगा तो वो फिर से परिवार के मुखिया से झूठ ही बोलेगा। वैसे मुंबई सिटी से इंपीरियल मेडिकल हैंड हाल ही में पुणे शहर आए हुए हैं। माथुर परिवार ने उनके लिए एक फंक्शन का आयोजन किया है। कई उच्च वर्ग के लोगों और परिवारों को आमंत्रित किया गया था। इस बार जायसवाल परिवार को एक निमंत्रण पत्र भी मिला है और उस पर आपके परिवार के सभी सदस्यों के नाम लिखे गए हैं। मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ या आप लोगों ने इसे पॉसिबल कैसे किया, लेकिन एक बात तो है, आप लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं। राजन जायसवाल के ऐसा बोलने के बाद उसने कॉफी टेबल पर एक इनविटेशन कार्ड फेंक दिया और दनदनाते हुए वहां से चला गया। पवन ने टेबल पर पड़ा वो इनविटेशन कार्ड उठाया और उसे गौर से देखा। निश्चित रूप से उस पर उनके परिवार के लिए एक जगह थी। एक तरफ तो वो बहुत हैरान था, लेकिन दूसरी तरफ वो अंदर ही अंदर अपने दिल में थोड़ा सा खुश भी था। माथुर परिवार द्वारा आयोजित डिनर पुणे शहर में सबसे अच्छी और हाई क्लास गैदरिंग मानी जाती थी। ये उच्च वर्ग के लोगों और परिवारों का जमावड़ा था। मूल रूप से जायसवाल परिवार के पास इस फंक्शन में शामिल होने की योग्यता नहीं थी। पवन को उम्मीद नहीं थी कि वो वास्तव में इस फंक्शन का हिस्सा बन पाएंगे। माथुर परिवार हमें क्यों आमंत्रित करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने हमें इसलिए याद रखा क्योंकि पिछली बार हम इंपीरियल मेडिकल हैंड को यहां लाए थे। यही एक कारण समझ में आता है मुझे। तुम लोगों को क्या लगता है? ऐसा ही होगा, है ना? पवन ने मुस्कुराते हुए बाकी फैमिली मेंबर्स की तरफ देखते हुए कहा। माया ने आह भरी और सिर हिलाया। ये असंभव था। उसने अस्पष्ट रूप से अनुमान लगाया कि इसका कार्तिक से कुछ लेना देना हो सकता है। कार्तिक के प्रति माथुर परिवार का रवैया बहुत अच्छा था और अगर ये इनविटेशन कार्तिक के साथ माथुर परिवार के अच्छे रिश्ते की वजह से उन्हें मिला था तो एक तरह से उन्हें कार्तिक की वजह से फायदा ही हुआ था। हालांकि उसके परिवार का कार्तिक से कोई लेना देना नहीं था। पवन ने अपने पिता किशोर को भी इनविटेशन कार्ड दिखाया और उसे पढ़ते ही किशोर खुशी से झूम उठा। वो अनुमान लगाने लगा कि कुछ दिनों बाद वो किस तरह की बड़ी हस्तियों से उस फंक्शन में मिलेंगे और वहां आखिरकार उसे वो मौका मिलेगा जिसका उसे काफी लंबे वक्त से इंतजार था। वहां निश्चित ही वो उन सभी बड़ी हस्तियों के साथ अच्छे संबंध बनाएगा। अगले पल माया का फोन अचानक बज उठा। उसने देखा कि उसके फोन पर एक मैसेज आया है और जैसे ही उसने वो मैसेज खोलकर देखा तो वो चौंक गई। और मैसेज और किसी का नहीं बल्कि सन ऑफ नरसिम्हा का था। सन ऑफ नरसिम्हा ने पूछा, क्या तुमने मेरी भेजी हुई गोली ली? माया मुस्कुराई और उसने जवाब में टाइप किया, हाँ, वो गोलियां मुझे मिल गई थी। थैंक यू सो मच। मैंने एक गोली ली भी और उसका प्रभाव बहुत अच्छा है। मैं महसूस कर सकती हूं कि मेरे घायल मेरिडियन धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। दूसरी गोली भी ले लेना। बहुत अच्छी बात है कि गोलियां काम कर रही हैं और जब तक ये काम करता है, सन ऑफ नरसिम्हा ने कहा, मैं केतन के हाथों आपको इलाज के अगले कोर्स के लिए भी दवा भिजवा दूंगा। माया ने देखा कि सन ऑफ नरसिम्हा ने केतन का उल्लेख किया है। उसने सोचा कि इसका मतलब केतन झूठ नहीं बोल रहा था। वो दोनों वास्तव में एक दूसरे को जानते हैं। जायसवाल परिवार के लिए ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को जानना वाकई में एक खुशी की बात थी। अगर आपको ठीक लगे और आपके लिए कंफर्टेबल हो तो क्या हम मिल सकते हैं? माया ने मैसेज भेजा। माया चिंतित थी कि वो गलत समझेगा, इसलिए उसने जल्दी से संदेश को फिर से एडिट किया। मैं आपकी जेनेरोसिटी के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलकर आपको धन्यवाद देना चाहती हूं, बस इसलिए। हाँ, ये ही सही है। मैं सिर्फ आपकी हेल्प के लिए अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूं। वो सन ऑफ नरसिम्हा को यह बताना चाहती थी कि वो उससे केवल अपने मेरिडियंस को ठीक करने में उसकी हेल्प करने के लिए उसे थैंक्स बोलने के लिए ही मिलना चाहती थी। थोड़ी देर के इंतजार के बाद सन ऑफ नरसिम्हा ने जवाब दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सन ऑफ नरसिम्हा द्वारा मिलने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किए जाने के बाद भी माया को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। आखिर वो
एक महागुरु था और उसमें घमंडी होने की ताकत थी। वो ये कर सकता था। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। माया का मैसेज देखकर कार्तिक मुस्कुराया। हालांकि माया पहले ही स्पेस आर्टिस्ट्स की दुनिया को छोड़ चुकी थी, लेकिन वो अपने मेरिडियन को यूं ही नष्ट नहीं होने दे सकती थी। वैसे भी जायसवाल परिवार एक साधारण स्पेस आर्टिस्ट्स का परिवार था, लेकिन इसमें स्पेस आर्टिस्ट्स की थोड़ी सी ब्लड लाइन भी थी। यही वजह थी कि जायसवाल परिवार ने हमेशा से स्पेस आर्टिस्ट्स को सबसे अधिक महत्व दिया था। हालांकि इसका कारण यह भी था कि छोटा सा जायसवाल परिवार इन स्पेस आर्टिस्ट्स की वजह से खुद में श्रेष्ठ महसूस करता था। पूरे पुणे शहर में जब तक कि कोई ऐसा व्यक्ति ना टकरा जाए जिसे वे अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, जायसवाल परिवार निश्चित रूप से हमेशा ही जीत और हार के लिए बाकी सभी उच्च परिवारों के साथ प्रतिस्पर्धा करता रहा था। जायसवाल परिवार की बेतुकी हरकतों के बारे में कार्तिक ने अपने दिल में ठहाका लगाया। सन ऑफ नरसिम्हा और माया के कुछ देर बातें करने के बाद अचानक घर के बाहर दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कार्तिक ने फोन रखा और तुरंत जाकर दरवाजा खोला और ये देखकर चौंक गया कि दरवाजे पर कौन था। जीजू, आप ऐसे चौंक क्यों गए? क्या आप हैरान हो? मैं आपसे मिलने आया हूं। क्यों, नहीं आ सकता क्या? केतन ने आगे बढ़कर कार्तिक के कंधे को थपथपाया। कार्तिक ने बेबसी से सिर हिलाया। वो पहले से ही जानता था कि ये केतन है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आ सकते हो, बैठो। कार्तिक ने केतन को अंदर आने का इशारा किया। वैसे तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या कुछ खास काम था जिसके लिए तुम यहां मुझे देखने आए हो? कार्तिक ने केतन को एक गिलास पानी देते हुए पूछा। केतन ने मुस्कुराते हुए कहा, जीजू, आप मानोगे नहीं आज क्या हुआ। आज मेन ब्रांच से कोई हमसे मिलने आया था। कार्तिक लापरवाही से सोफे पर टिक गया और कहा, मेन ब्रांच? क्यों? केतन ने कार्तिक को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। क्योंकि आजकल हमारा परिवार हाल ही में सुर्खियों में आ गया है, तो मेन ब्रांच जानना चाहती है कि क्या हमारे परिवार को एक अवसर मिला है। मतलब क्या हम हाल ही में किसी शक्तिशाली इंसान या परिवार के संपर्क में आए हैं? मेन ब्रांच एक शैतान की तरह है। वे सभी प्रॉफिट्स अपने हिस्से में करना चाहते हैं। जीजू, आपको कोई जानकारी नहीं है। पिछले 3 वर्षों में उन्होंने कभी हमारे परिवार से संपर्क नहीं किया। उन्होंने हमें कभी भी एक पारिवारिक गैदरिंग या मीटिंग में इनवाइट भी नहीं किया। बस इतना ही नहीं कि जब भी जायसवाल ग्रुप रजिस्टर्ड होता है, वे किसी को भेज देते हैं। जायसवाल ग्रुप मूल रूप से मेरे परिवार का था, लेकिन अंत में मेरे डैड ने जायसवाल ग्रुप को दूसरों के हवाले कर दिया, या यूं कहें कि उन्होंने मौका पाकर उसे हमसे छीन लिया। कहते कहते केतन अचानक बहुत गुस्से में आ चुका था। मेन ब्रांच को खुश करने की कोशिश करने से उनका क्या फायदा? कार्तिक ने कुछ देर सोचा और कहा, क्योंकि तुम्हें मेन ब्रांच पसंद नहीं है, तुम उसे और उन लोगों को पूरी तरह से छोड़ सकते हो। मेन ब्रांच ने कभी भी तुम लोगों की परवाह नहीं की। केतन ने कड़वी मुस्कान के साथ कार्तिक की ओर देखा और कहा, मैं भी चाहता हूं, लेकिन मैं निर्णय नहीं ले सकता। मैं उस पोजीशन में नहीं हूं। हालांकि जायसवाल ग्रुप बहुत छोटा है, फिर भी इसे समृद्ध माना जाता है। लेकिन मेरे डैड ने वास्तव में मेन ब्रांच को खुश करने के लिए कंपनी को मेन ब्रांच को दे दिया। अब हमें मेन ब्रांच के लिए काम करने वाला माना जा सकता है। बाद में माया दीदी ने कंपनी संभाली और मेरे डैड ने तो अब कंपनी की परवाह करना भी छोड़ दिया है। उन्होंने पास में हुई गड़बड़ी की भी परवाह नहीं की। कार्तिक ने धीरे धीरे अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी थी। वो माया को इतना थका हुआ नहीं देखना चाहता था। दुर्भाग्य से केवल माया में ही जायसवाल ग्रुप की गड़बड़ी से निपटने की क्षमता थी, लेकिन माया तो माया ही थी। हालांकि माया अनिच्छुक थी। वो अपने मॉम डैड को दुखी होते हुए नहीं देख सकती थी। वो केवल जायसवाल ग्रुप को संभाल सकती थी। अन्यथा वो वास्तव में नहीं जानती थी कि उसके मॉम डैड और किशोर फिर से क्या करेंगे। भले ही उसने मेन ब्रांच के लिए काम किया हो, फिर भी उसके पास कुछ पुरस्कार थे। कार्तिक कैसे माया की मदद करेगा?
कैसे माया अपनी दी हुई चुनौती को पूरा करेगी और क्या होगा उस पार्टी में जिसमें जाने के लिए किशोर और पवन इतने एक्साइटेड हैं।